माँ, जल्दी यहाँ आओ। अपनी बहू रानी की ऊंची आवाज़ सुनकर मोनी तेज़ी से चलती रसोई में पहुंची। क्या हुआ है? यह सवाल पूछते हुए उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बेसन में नमक, मिर्च और दूसरे मसाले कितने कितने डालूं? बस यही जानने के लिए तुमने इतनी ज़ोर से चिल्लाकर मुझे बुलाया है। क्या मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी? धीरे से रानी ने पूछा। मुझे तो ऐसा ही लगा था जैसे तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। मोनी नाराज़ हो उठी। आई एम सॉरी माँ। रानी फौरन उनके गले लग गई। छोटी छोटी बातों से घबराकर अपना आत्मविश्वास क्यों खो देती हो बहू? अरे, अगले सप्ताह तुम्हारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। घर में बहुत से काम तुमने सीख लिए हैं, उन्हें बिना किसी की सहायता के अपने आप करने की कोशिश या आदत डालो। मोनी ने नाराज़गी भुलाकर उसे प्यार से समझाया। आप या रीमा दीदी साथ में खड़ी रहती हैं तो मेरा आत्मविश्वास बना रहता है। आप दोनों से तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं साथ में खड़ी हूँ, पर सारे मसाले अपने हाथ से बेसन में तुम ही डालो। आज तारीफ़ करवाने लायक पकौड़े सबको खिलाओ। जी, रानी छोटी बच्ची जैसे अंदाज में बोली, फिर काम में जुट गई। रानी के ससुर राज, ननद रीमा और पति विवेक को मोनी ने ड्राइंग रूम में 10 मिनट बाद जब अपनी बहू के चिल्लाकर उन्हें बुलाने का कारण बताया तो तीनों हंस पड़े। घर के कामों में तो बहू ढीली है, पर जोश की कोई कमी नहीं है उसमें। हम में से कोई अभी तक नहाया भी नहीं है और वह नहा धोकर पकौड़े बना रही है। राज ने अपनी बहू की एक तरह से तारीफ़ ही की। रानी टेंशन में जल्दी आ जाती है पापा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ऑफिस में उसका काम कैसे चलता होगा। विवेक ने हैरानी प्रकट की। भाभी की गजब की सुंदरता उन्हें हर तरह की परेशानी में फंसने से बचा लेती होगी भैया। उनकी हेल्प करने को तो पूरा ऑफिस सदा तैयार रहता होगा। रीमा के इस मजाक पर उन सभी के ठहाके कमरे में गूंज उठे। पापा, उसे टीवी का रिमोट तक तो ढंग से चलाना आता नहीं। पता नहीं कंप्यूटर के सामने बैठकर वह कैसी कैसी बेढंगी गलतियां करती होगी, विवेक बोला। ये हैरानी की बात नहीं है कि हम भाभी के ऑफिस के किसी भी सहयोगी को नहीं जानते हैं। आज तक इसके ऑफिस के किसी भी व्यक्ति ने हमारे घर में कदम नहीं रखा है। रीमा की इस बात को सुनने के बाद वे सभी हैरान नज़र आने लगे थे। मैं अभी तक 1 या 2 बार ही इसके ऑफिस गया हूँ। वैसे हम उन लोगों को नहीं मिलते हैं। ये अच्छी ही बात है। विवेक की आंखों में शरारती चमक उभरी। ये अच्छी बात क्यों है? रीमा ने उत्सुकता दिखाई। वे सब रानी के काम की कमियां और उसकी नासमझी दर्शाने वाले किस्से सुना सुनाकर हमारे कान पका देंगे, तब क्या होगा? विवेक के इस मजाक पर वे सब खुलकर हंस नहीं पाए, क्योंकि गरम गरम पकौड़े लेकर रानी वहां पहुंच गई थी। मेरे ऑफिस के बारे में बात चल रही थी क्या? पकौड़ों की प्लेट मेज पर रखकर रानी ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा। हाँ, बात तो हम तुम्हारे ऑफिस वालों के बारे में ही कर रहे थे, विवेक ने गंभीर होते हुए जवाब दिया। क्या बातें कर रहे थे? यही कि वे कितने खुश होंगे कि तुम उन सब के साथ काम करती हो। तुम्हारी मौजूदगी के कारण हर सहयोगी को कितना अलर्ट रहना पड़ता होगा। अलर्ट तो वाकई रहना पड़ता होगा भैया। वह कहावत नहीं सुनी है क्या आपने? रीमा के लिए अपनी हंसी रोकना कठिन हो रहा था। कौन सी कहावत? वही कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उन सबकी हंसी का बुरा न मानते हुए रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी टांग खींचने के साथ साथ पकौड़ों का आनंद भी लेते रहें प्लीज़। वैसे एक बात बताओ बहू, तुमने आज तक अपने सहयोगियों को यहाँ घर बुलाकर हम सबसे क्यों नहीं मिलवाया है? राज ने बातचीत का विषय बदलने की समझदारी दिखाई। पापा, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया, तो अब आ रहा है मौका। विवेक, अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी के मौके पर तुम इसके विभाग के सभी सहयोगियों को यहाँ दावत दो। ठीक है पापा, हमारी ये जीनियस जिन लोगों के साथ काम करती है उनसे मिलने का वक्त अब आ ही गया है। विवेक के इस मजाक पर अन्य लोगों के साथ रानी भी हंसी, पर उसकी आंखों में हल्की सी चिंता के भाव दिख रहे थे।
जो कोई समझ नहीं पाया। एनिवर्सरी वाले दिन रसोई में रानी ने अपनी सास और ननद के हाथ पैर अपनी चिंता के कारण फुला दिए। वे सब लोग 2 बजे लंच करने आ जाएंगे, सब काम वक्त से पूरा हो जाएगा ना मम्मी? ऐसे सवाल पूछ कर रानी ने उन दोनों का दिमाग खा लिया और उस पर किसी के समझाने का असर नहीं हो रहा था, न डांटने डपटने का। ड्राइंग रूम की सजावट को लेकर वह विवेक से कई बार उलझ पड़ी थी। उसकी सास ने उसे ज़बरदस्ती तैयार होने के लिए रसोई से बाहर भेज दिया। सच कर रानी जब सही वक्त पर ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसके ऑफिस के सहयोगी और घरवाले उसे देखते ही रह गए। उसका रूप इस वक्त किसी फिल्मी अभिनेत्री को भी मात कर रहा था। उसके बॉस दीप ने उसे फूलों का सुंदर गुलदस्ता भेंट किया। उनके साथ आए नवीन, मीनू, अंजू और अमित ने मिलकर विवेक और रानी के साथ फ़ोटो खिंचवाए। वे लोग अपने साथ केक लाए थे। केक को मेज़ पर सजाने के बाद सारे लोग विवेक और रानी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। भाभी, पल्ला संभालो प्लीज़। बहू, चाकू संभाल कर पकड़ो, देखो हाथ ना काट लेना। और बहू, मेज़ से ज़रा दूर रहो, ठोकर लग गई तो सब प्लेटें फर्श पर गिर जाएंगी। रानी के घरवाले उसको लगातार हिदायतें देकर कभी हंस पड़ते तो कभी फिक्रमंद नज़र आने लगते। केक खाते हुए राज ने दीप को सहज भाव से मुस्कुराते हुए बताया, हमारी बहू हम सबकी बड़ी लाडली है, पर कभी कभी ये जोश में होश खो बैठती है। कुछ दूरी पर मोनी, मीनू और अंजू को सफाई दे रही थी। हमारे घर में आकर बहुत कुछ सीख लिया है रानी ने। जब ये नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तब इसे ढंग से चपाती बनानी भी नहीं आती थी। हम सब ना संभालें तो अभी भी ये गड़बड़ कर देती है। विवेक ने नवीन और अमित से झेपते हुए कहा, दोस्तों, ऑफिस में अगर रानी से कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ संभाल लिया करो। किसी भी नई चीज़ को सीखने में उसे वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत मेहनती है। उस वक्त रानी रसोई में गई हुई थी। विवेक की बात सुन अमित पहले हैरान हुआ, फिर दीप की तरफ मुड़कर उसने ऊंची आवाज़ में पूछा, सर, क्या आपने यह नोट किया कि अपनी रानी की छवि इस घर में ज़्यादा अच्छी नहीं है? बिल्कुल किया है, दीप बोले। फिर राज की तरफ मुड़कर गंभीर लहजे में पूछा, सर, क्या आप सब लोगों की नज़रों में रानी कम अकल या कुछ फुहड़ लड़की है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं दीप जी, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। राज ने फौरन सफाई दी। आप लोगों की बात से तो हमें ऐसा ही अंदाज़ा हुआ है। क्या ये ऑफिस में कुछ गड़बड़ नहीं करती है? मोनी ने माथे पर बल डालकर सवाल किया। रानी और गड़बड़? मैडम, यह तो मेरी टीम की बेस्ट वर्कर है, लेकिन घर में तो ये छोटे छोटे काम में गड़बड़ कर जाती है। यह बात विश्वास करने लायक ही नहीं है। मैडम देखिए, मैं आप सबको अपने इन लोगों से पूछवाता हूँ। अमित, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रेजेंटेशन कौन देता है? रानी, सर। अंजू, हमारी महत्वपूर्ण क्लाइंट्स के साथ होने वाली मीटिंग्स में मेरे साथ कौन जाता है? रानी, सर। लोगों को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से समझाने की कला उसे ही सबसे अच्छी तरह से आती है। मीनू, कंप्यूटर से नई जानकारियाँ कौन ढूंढ कर रखता है? सर, रानी ही इस काम में सबसे कुशल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जितनी जानकारी इसे है उतनी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही होती है। नवीन, कुछ दिन पहले दवा बनाने वाली कंपनी के साथ जो घटना घटी थी उससे सबको बताओ प्लीज़। उस कंपनी ने अपनी एक दर्द निवारक गोली को मार्केट में बेचने की जिम्मेदारी हमारी रानी को देने के लिए एक प्रेजेंटेशन का आयोजन किया था। उसका दावा था कि उस गोली में दर्द कम करने के साथ साथ दर्द के कारण मरीज के अंदर पैदा हुई टेंशन को कम करने की दवा भी मिली हुई है। उस कंपनी का प्रतिनिधि उस गोली की बड़ाई बड़े उत्साह से कर रहा था कि तभी रानी ने ऊंची आवाज़ में कहा कि यह गोली जिस मरीज ने खाई उसी दर्द से पक्का छुटकारा यकीनन मिल जाएगा, क्योंकि दर्द महसूस करने के लिए वह जिंदा ही नहीं बचेगा। आप किस आधार पर यह आरोप लगा रही हैं मैडम?
उस अचंभित प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में रानी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, क्योंकि टेंशन कम करने वाली दवा की मान्य खुराक 0.5 मिलीग्राम है और आपकी टैबलेट में उस दवा की मात्रा 5 मिलीग्राम है, जो 10 गुना ज़्यादा होने के कारण मरीज को गहरी बेहोशी में ले जाकर उसकी जान को खतरे में डाल देगी। उस प्रतिनिधि की रानी से बहस करनी चाहिए, पर उसकी एक न चली, क्योंकि हमारी रानी को उस दवा के सारे दुष्प्रभाव जवानी याद थे। तब मजबूरन उस कंपनी के चीफ केमिस्ट को सारी बात बताई गई। खोजबीन से यह साबित हो गया कि गोली में दवा की सही मात्रा ही है, पर टाइपिंग की गलती के कारण दवा की मात्रा 10 गुना ज़्यादा छप गई थी। चीफ ने रानी को फ़ोन करके माफ़ी मांगी और उसकी समझदारी व सतर्कता की खूब प्रशंसा भी की। हमारे एमडी ने हमारे विभाग में आकर जब रानी की पीठ थपथपाई तो हम सबका सीना गर्व से तन गया था। उस घटना का ब्यौरा सुनाते सुनाते बहुत भावुक हो गया था। मेरे विभाग का सबसे ज़्यादा चमकता सितारा घर में बुद्धू और फुहड़ समझा जाता है, यह बात हमें बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। घर का कोई सदस्य आगे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाता, उससे पहले ही रानी की आवाज़ सब तक पहुंची। सर, आप सब मेरी इतनी ज़्यादा बड़ाई करके क्यों मेरी टांग खींच रहे हैं? मैं कहाँ कुशल हूँ अपने ऑफिस के कामों में, और घर के कामों में तो मेरी समझ और भी कम है। मम्मी और दीदी की हेल्प ना हो तो खाना बनाने की बात तो दूर रही, मैं अकेली आज बना खाना सबको ढंग से खिला भी नहीं पाऊँगी। फिर ये कहते हुए आप दोनों मेरे साथ आओ। कहते हुए रानी ने अपनी सास और ननद के हाथ पकड़े और उन्हें खींचती हुई रसोई की तरफ ले गई। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में इस वक्त हैरानी के भाव साफ नज़र आ रहे थे। क्या रानी सचमुच ऑफिस के काम में बहुत कुशल है? तो उसकी वह कार्य कुशलता घर के काम करते हुए क्यों खो जाती है? ये सवाल रानी के पति, सास ससुर हुए और ननद के लिए अचरज का कारण बना हुआ था। ऑफिस के हर काम में होशियार और काबिल रानी घर की छवि में इतनी खराब कैसे हो सकती है? इस सवाल ने उसके बॉस और सहयोगियों को हैरान परेशान किया हुआ था। रानी उनको चाह कर भी घर में नाकाबिलियत मुखौटा पहनकर जीने का कारण नहीं बता सकती थी। वह कैसे उन्हें समझाती कि शादी के बाद शुरू में उसकी सुंदरता व हर काम को बड़ी कुशलता से करने का ढंग उसके पति, सास ससुर और ननद के अंदर अजीब सी हीन भावना पैदा कर देता था। तब वे उससे खींचे से रहते थे और उसके अब्बू ढूंढकर उसे नीचा दिखाने का मौका कभी नहीं चूकते थे। इस समस्या का समाधान तब उसे ही यही नज़र आया था कि वह अपने गुणों को छिपाना शुरू कर दे। इसलिए बिना ज़रूरत वह अपने ससुराल में असहाय, बेबस और अकुशल सी बनी रहने लगी थी। उसकी कार्य कुशलता की तारीफ कर उसके बॉस और सहयोगियों ने उस दिन रानी द्वारा ओढ़े जाने वाले मुखौटे के पीछे छिपी असलियत उसके घर वालों को दिखाई थी। उसने बात को संभालने की कोशिश ज़रूर की, पर मामला बिगड़ गया लगने लगा। अपने मुखौटे को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए रानी ने गरम कढ़ाई को छुआ और चिल्ला पड़ी, हाय राम, हाथ जल गया मेरा। बहू, तुम ज़रा गैस से दूर रहो। पता नहीं ऑफिस में तुम कंप्यूटर पर करंट खाए बिना कैसे काम कर लेती हो। अपनी सास के मुंह से इस डांट को सुनकर रानी मन ही मन खुश हो उठी, क्योंकि ससुराल में सुख शांति से जीने की उसकी तरकीब के आगे भी सफल बने रहने की उम्मीद फिर से लौट आई थी।